देखिए भाई, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ योर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने पिछली क्लास में आपके जितनी भी बेसिक बातें थी वो सारी की सारी कर ली थी, जिसमें आप लोगों ने कौन कौन से रूल्स देख लिए थे। आप लोगों ने राउंड ऑफ करना सीख लिया, आपने चीज़ों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनना सीख लिया था, आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा जान लिया था, आपने साइंटिफिक नोटेशन मतलब नंबर को एक डेसिमल और 10 की पावर की फॉर्म में लिखना सीख लिया था, जिसका जनरल फॉर्मूला था n इंटू 10 की पावर स्मॉल n, जिसमें स्मॉल n था इंटीजर के आसपास। उसके साथ साथ आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर आर टू टाइप, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, दैट मीन सारी बेसिक बातें आपने कर ली थी। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात कर ली थी, आप लोगों ने प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर ली थी। ऐसे ही आपने सारी की सारी जितनी भी बेसिक बातें होती है वो सब कवर कर ली थी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब देखो, पेपर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन स्कूल वाले बनाते हैं, एक जो आपके लॉस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, लाइक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझाओ, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाओ। तो ऐसे आपके पास डायरेक्ट वो लॉस रख देता है। और दूसरा स्कूल क्या करता है, एक पर्टिकुलर आपको एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है और उसको डिफाइन करो, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए कि चीज़ें क्या कह रहा था वो। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ योर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहली बात तो है क्या, ठीक है ना, इसका मतलब होता क्या है। बेसिकली जैसे कि नाम में समझ में आ रहा होगा, कंबाइन करना। तो जब आपके पास एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं दे गिव राइज टू कंपाउंड, मतलब जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो वो नए नए कंपाउंड को जन्म देंगे, नए नए मिक्सचर को जन्म देंगे। अब उन मिक्सचर के बनने पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या कुछ बातें आपके ध्यान में रह जाती है, ऑब्जर्व्ड बातें हैं अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा। तो वही चीज़ें जब आप पढ़ते हो उन्हीं को आप लोग क्या बोलते हो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल मतलब होता है बेसिकली रिएक्शन। आगे जाके आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि घर पे भी हम केमिकल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, या केमिकल चीज़ें लाइक क्लास 12th में आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल मतलब रिएक्शन, और काइनेटिक्स मतलब मोशन। किसी रिएक्शन के मोशन के बारे में जब आप पढ़ते हो, उसके होने ना होने के बारे में पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स है। तो उसी प्रकार से आपके पास टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब किसी रिएक्शन के आपस में करने से, रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसके पीछे क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जान के रखनी है, उसके रूल्स को ही, उसके लॉज को ही आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हो। जिसमें आपके सबसे पहले जो लॉ समझाने आ रहे हैं वो है आपके एंटवाइन लेवोइजर, या कोई कोई आपको एंटवाइन लेवोइजर भी बोलता है, ठीक है ना, लेवोइजर। अब जो एंटवाइन लेवोइजर है ये 1789 में अपना ये काम लिखे आने वाले हैं, और काम है इनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये प्रॉपर्टी तो आपने क्लास 10th में भी थोड़ी बहुत सुनी ही होगी। आपके टीचर बोलना शुरू कर देते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें बोलते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये वही प्रॉपर्टी है। इसमें आपके पास क्योंकि ये कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मतलब चीज़ों को कंजर्व करके रखना, कंजर्व करके मतलब बचा के रखना। बचा के तो वही चीज़ रहेगी ना जो इस्तेमाल नहीं होगी। भाई मान लो तुमने एक परफ्यूम खरीदा, बहुत महंगा परफ्यूम है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया तुम्हें परफ्यूम वाले। मान लो भाई तुम डियोर सवाज लेके आ गए, ठीक है ना, या वर्साचे हीरोस ले आए तुम। अब वर्साचे हीरोस में क्या है, 10-10 हज़ार रुपये के परफ्यूम है। अब भाई 10 हज़ार के परफ्यूम ट्यूशन लगा के तो आओगे नहीं, ठीक है ना। किस लिए रखोगे, एक बार इस्तेमाल करा, 2 बार इस्तेमाल करा, तीसरा बोलोगे नहीं यार खर्च हो जाएगा, रहने देते हैं। भाई 10,000 रुपये लगाए हैं तुमने, ठीक है ना, तुम्हारे नहीं पता भाई, अगर मेरे पास होगा मैं तो नहीं इस्तेमाल करूँगा। लिया ज़रूर है शौकीन में कि हाँ ले लिया, 1 बार लगाऊंगा, 2 बार लगाऊंगा, 5 बार लगा लूँगा, 10 बार लगा दूंगा। जैसे ही दिखेगा शीशी में आपका परफ्यूम कम हो गया, भाई साहब संभाल के रख दूंगा, 10,000 रुपये का है, लोगों को दिखाने का काम तो आएगा कि लो भाई मैंने लिया था। इसको बोलते हैं कंजर्व करके रखना, ठीक है ना। अब सामने वाला भाई मान लो कोई आया मेरे घर पे, उसने देखा कि आपके पास जो परफ्यूम की शीशी है, आपकी शीशी में यहाँ तक आपका परफ्यूम आपने इस्तेमाल कर लिया। अब वो 2 साल बाद आया, उसने अभी भी क्या देखा, अरे ये परफ्यूम तो यहीं का ही है, तो क्या बोलेगा, अरे भाई इस्तेमाल नहीं करता क्या, कंजर्व कर रहा है क्या शीशी आगे अपने बच्चों के लिए, मतलब बचा के रख रहा है क्या अपने बच्चों के लिए शीशी को। तो सिंपल सी बात है, कंजर्व मतलब बचा के रखना। तो वहीं पे आपके पास जब मास की बात आती है तो मास भी क्या होता है, यहाँ पे बचा के रखना पड़ता है, मतलब सेव करके रखना पड़ता है। मास ना ही टूटता है ना ही दोबारा से बनता है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर CH4 है, आपने उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबर्स किया, क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2 बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर दूं तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे, और ये भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मोल्स हो जाएंगे। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। अब रिएक्शन अगर बैलेंस है तो आप इसके अंदर चीज़ें देखो, कार्बन का वजन 12 होता है, हाइड्रोजन का वजन 4 होता है, टोटल वजन कितना हो गया इसका, 16 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। यही टॉपिक आपका अगला टॉपिक भी होगा, मोलर मास।
ठीक है ना। जहाँ पे आप मॉलिकुलर मास निकालना सीखोगे, मोलर मास निकालना सीखोगे, वही टॉपिक है ये। बट अभी हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि आपके पास हुआ क्या। ऑक्सीजन का वजन अकेले में होता है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 ज़ा 4 और 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पे टोटल मास कितना है ऑक्सीजन का, 64 ग्राम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आपने टोटल वजन कितना इस्तेमाल किया बच्चे, 80 ग्राम आपने इन टोटल इस्तेमाल किया। मतलब रिएक्टेंट साइड में आपके पास 80 ग्राम रखा हुआ है। आपकी रिएक्शन हुई, आपको प्रोडक्ट मिला, आपने उसका वजन किसी तरीके से निकाला। जब वजन निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना आया, 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का वजन 12 होता है, ऑक्सीजन का वजन 16 होता है। 16 2 32, 32 + 12 44 ग्राम हो गया। अब पानी का वजन कितना आया भाई, हाइड्रोजन का वजन 1 होता है तो 1 × 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का वजन 16 और 2 18 और 18 2 36। कितना वजन आ गया इसका, 36 ग्राम। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो देखो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या आपके मास में अंतर आया, आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है सामने वाला जो रिएक्टेंट आपने इस्तेमाल किया है, देखिए ना, एक सिंपल सा पहले एग्जांपल समझाता हूँ, उससे कोशिश करना समझने की। मान लो भाई मैं घेवर लेके आया, ठीक है ना, घेवर का टाइम चल रहा है आपके पास, सावन का महीना चल रहा है। मैं घेवर लेके आया आपके पास आधे किलो का, 500 ग्राम का घेवर लेके आया। अब यहाँ पे भाई बच्चे बैठे हैं सारे के सारे, कितने बैठे हैं, 2 2 4 5 6, मान लो हमारे पास 10 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब 10 बच्चों को मुझे ये 500 ग्राम का घेवर बांटना है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास भाई तो 10 बच्चे बैठे हुए हैं, A B C D E F G H, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 H I J, ठीक है ना। इसको बोला भाई तेल ले, 50 ग्राम घेवर ले, खा मजे कर। इसको भी दिया 50 ग्राम, इसको भी दिया 50 ग्राम, इसको भी दिया 50 ग्राम। इसने बोला नहीं भैया मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मेरे लिए कम कर दो। जैसे इसने बोला मेरे लिए कम कर दो, पीछे वाला बोला मुझे दे दो, मैं खा लूँगा इसका। तो इसको हमने दिया 20 ग्राम, तो इसका 30 ग्राम किसने ले लिया, इसने ले लिया। फिर इसको 50 ग्राम दिया, इसको 50 ग्राम, इसने तो मना कर दिया, मैं नहीं खा रहा भैया, मैं घेवर नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने बोला मैं तो काजू कतली खाता हूँ, मैंने घर जाके खाना फिर अपने, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हुआ, इसने मना कर दिया कि भैया मैं घेवर नहीं खाता, तो इसके भी क्या हो गया, 50 ग्राम बच गया। अब इसका 50 ग्राम बाकी 3 में बांटने की कोशिश करी हमने, भाई इसको 60 ग्राम दे दिया, इसको भी 60 ग्राम दे दिया, इसको भी 60 ग्राम दे दिया, मतलब 10 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया ने, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ, ये 50 ग्राम है, इसको 10 ग्राम एक्स्ट्रा दिया, ये 50 ग्राम है, इसको 10 ग्राम एक्स्ट्रा दिया, ये 50 ग्राम है, इसको 10 ग्राम एक्स्ट्रा दिया। अभी भी 20 ग्राम बच रहा है जो उसने नहीं खाया। मैंने कहा लो भाई 10 10 तुम भी ले लो, क्योंकि तुमने भी नहीं खाया था। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है। अब एक चीज़ देखो, हमने इसको अपने तरीके से बांट दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने बांट दिया। किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, किसी ने ज़्यादा खाया, किसी ने कम खाया, ऐसे ही हुआ। एक बार ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 कितने हो गए, 50 और 10 60, 60 और 60 120, 120 और 30 150, 150 200, ये हो गया 220। मतलब यहाँ तक कितना घेवर कंज्यूम हो गया, 220 ग्राम। इसको जोड़ा 50 50 150, 150 और 30 कितना हो गया, 180, और 180 + 220 कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। अच्छा हाँ, मतलब ये भी आपके पास 100 इनके हो गए, तो कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया पूरा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है, बताओ आई बात समझ में। तो इससे मैंने क्या बताना चाहा, इससे मैंने ये बताना चाहा कि आप जब रिएक्टेंट लेके आते हो, रिएक्टेंट का जो वजन होता है ज़रूरी नहीं है उतना ही वजन सामने वाले को दो। मतलब मैं अगर 500 ग्राम लेके आया हूँ तो सामने वाले को 500 ग्राम का ही आंसर बनाने का बोलूँगा, ऐसा नहीं है। वो उसको डिफरेंट हिस्सों में तोड़ के बना सकता है अपना आंसर। बस इन टोटल जोड़ने में उसका वजन कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आई बात। यहाँ पे आपने 16 ग्राम इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने 64 ग्राम इस्तेमाल किया, तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि भैया आप भी 16 और 64 बनाओ। मैं बोलूँगा भैया आपको जो बनाना है वो बना लो, बट आप कोशिश करना कि टोटल कितना आए, 80 ग्राम आए। वो नहीं बदलना चाहिए। वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना कि जितना यहाँ इस्तेमाल किया उतना ही ये चीज़। ये वैल्यूज़ नहीं होती। वैल्यू कौन सी, टोटल वाली। कौन सी वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू जो कंजर्व रह जाती है, दैट शोज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आई बात समझ में नहीं आई। ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा था। अब तुम खुद बताओ ना, तुम्हारी जेब में 500 रुपये पड़े, तुम 520 का सामान खरीद लोगे क्या? नहीं, 500 के तो खरीदोगे। अब चाहे तुम 10-10 रुपये के 10 सामान खरीद लो, फिर 20-20 रुपये के सामान खरीद लो, तुम 500 को किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हो, पर 500 ही खर्च कर सकते हो। तो 500 जो जेब में थे वो रिएक्टेंट है, खर्च जो तुमने कर दिया वो तुम्हारा प्रोडक्ट है, पर वो 500 से ऊपर खर्च नहीं बन सकता। समझ में आई बात। तो यहाँ पे भी वही बात चल रही है, मास जितना आपने स्टार्टिंग में ले लिया होगा उतना ही आपको फाइनल में मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में।
कोई दिक्कत? तो ये किसने दिया था आपके पास? दिस लॉ वॉज गिवन बाय एंटोनियो लेवेजर विच शोज दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। समझ में आई बात? समझना ज़रा जरूरी है। देखो डेफिनेशन बार बार रटा दूँ कोई फायदा नहीं है, लॉ ही समझ नहीं पाओगे तो पेपर में तुम खुद बताओ, अगर उसने एग्जाम्पल दे दे तो कैसे पकड़ोगे? पकड़ने के तरीके यही तो है जब आप उसको बेसिक से पढ़ो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट लॉ किसने दिया था? द नेक्स्ट लॉ वॉज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट। किसने दिया था? हमारे जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। देखो साइंटिस्टों के नाम पेपर में एज सच नहीं आते, बट अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता रहे तो हमारे पास सही रहता है, ठीक है ना? तो हमारे पास जो अगला लॉ था दैट वॉज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है ना, इन द ईयर 1799, ठीक है ना? किसमें दिया था हमारे पास? इन द ईयर 1799। एंड व्हाट वाज दैट लॉ? दैट लॉ वाज नथिंग एल्स, दैट इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और किसी किसी बुक में आप लोग या आपके टीचर इसको लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन नाम से भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल दो, प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोल दो, वो आपके पास दोनों लॉ चल जाएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? इसके लिए मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठाना चाहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और उस तरीके से आप लोग भी बहुत प्यार से समझ जाओगे। तो देखो एनसीईआरटी कहती है कि आपके पास जोसेफ एल प्राउस्ट जब अपनी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे तो एक कंपाउंड था उस टाइम CuCO3, ठीक है ना, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है ना, CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट यहाँ पे आपके पास था। तो आपके पास था CuCO3 के बारे में वो लोग पढ़ रहे थे। अब CuCO3 की आपकी एनसीईआरटी ने क्या करा हुआ है? कुछ डेटा दिया हुआ है, देखो, ठीक है ना? आप जब देखोगे तो ये लिखा हुआ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और यहाँ पे जो येलो टेबल बनी हुई है ये टेबल बहुत काम की है, आपको याद नहीं करनी है, पर आप देखो एनसीईआरटी ने इतनी सारी बातें बोलने के बाद भी अपना टॉपिक को बहुत इजीली यहाँ से समझा दिया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग कोई भी साइड बुक रेफर करने से पहले एक बार एनसीईआरटी के बारे में सब चीज़ें पढ़ गए। एनसीईआरटी क्या है? बेसिकली एक तरीके से एक ऐसी किताब है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है बट समराइज फॉर्म में, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। वो चाहता है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? इसीलिए आप जब क्या करते हो, जब सारी बातें सुन लेते हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो देखो एनसीईआरटी ने जो ये टेबल बनाई है वो टेबल बनाते हैं। देखिए भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जोसेफ एल प्राउस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जोसेफ एल प्राउस्ट ने 1799 में 1799 में, क्योंकि ये एंटोनियो लेवेजर के बाद आ रहे हैं 10 साल बाद, इन्होंने क्या बात बोली कि भैया मैं क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर काम कर रहा था। अब CuCO3 वैसे तो नेचर से हमें एक्सट्रैक्ट हो जाता है ओर्स की फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब ज़मीन से मैं जब इसको निकालूंगा, मिट्टी वगैरह साफ करूंगा तो CuCO3 मुझे मिल जाएगा। अब CuCO3 का उन्होंने निकाला मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? इस पूरे टोटल का वजन निकाला, ठीक है ना, इस पूरे टोटल का करा वजन निकाला, और उस वजन के अंदर चेक किया कॉपर कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मतलब कॉपर अगर आपके पास 63.5 है, कार्बन आपके पास 12 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, दैट मीन टोटल वजन कितना है 123.5 के आसपास, ठीक है ना? अब इस टोटल वजन के अंदर कॉपर कितना है, इस टोटल वजन में कार्बन कितना है, इस टोटल वजन में ऑक्सीजन कितना है, उन्होंने वो निकाला, नेचर वाला। किसका? नेचर वाला। तो कार्बन कितना आया बच्चे? कार्बन आया आपके पास 9.74%। ऑक्सीजन कितना आया आपके पास? ऑक्सीजन आया 38.91%। और कॉपर कितना आया आपके पास? कॉपर आया आपके पास 51.35%। कोई दिक्कत? हमने कहा भैया हम क्या करें इस वैल्यू का? हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। जोसेफ एल प्राउस्ट ने क्या सोचा कि भाई जो चीज़ नेचर से मिल रही है क्या वो लैब में तैयार नहीं हो सकती? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नेचर के पीछे ही या नेचर के भरोसे ही रहने वाला हूँ तो इसका मतलब तो इस ब्रह्मांड में कभी कोई चीज़ दोबारा बन नहीं पाएगी। एक बार नेचर में ख़त्म हो गई तो हो गई। तो उस समय के साइंटिस्टों के अंदर किस बात का जोश था कि इस चीज़ को लैब में बनाया जाए, सो दैट ये कभी ख़त्म ही ना हो, ये सिंथेटिक तरीके से बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना? सेम अगर आपके पास चीज़ें देखें, एक होती है रॉ खुशबू, ठीक है ना, परफ्यूम की बात करते हैं, एक होती है रॉ खुशबू और एक होती है सिंथेटिक खुशबू। बोलते हैं ना रॉ खुशबू जो एक जैसे नेचुरल आती है, भाई गुलाब की खुशबू अगर आप फूल वाले की दुकान में जाओगे तो गुलाब की खुशबू क्या बेहतरीन लगती है, पर वही गुलाब का अगर आप परफ्यूम लगाओगे ऐसा लगेगा यार पता नहीं नाक में चुभ रही है। अगरबत्ती जला लोगे ऐसा लगेगा नाक में चुभ रही है, अच्छी लगेगी पर नाक में चुभने वाली लगेगी, सूदिंग नहीं लगेगी। और वहीं पे फूलों की खुशबू इतनी धीमी धीमी ये कहते हैं ना मंद खुशबू आती है कि आपको लगता है कि वाह यार मंदिर में कितनी अच्छी फ्रेगनेंस रहती है। आ रही बात समझ में? वो यही कह रहा है, फ़र्क यही है नेचुरल और सिंथेटिक में। तो उसने बोला कि अगर मैं इस चीज़ को लैब में तैयार करूँगा सिंथेटिक तरीके से, तो सिंथेटिक तरीके से उन्होंने CuCO3 लैब में तैयार कर दिया।
अब लैब में तैयार किया, उसने कहा चेक करता हूँ कहीं मेरे द्वारा बनाए गए CuCO3 में कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन की मात्रा कम तो नहीं हो रही है। तो जब उन्होंने इनके मास चेक किए तो पता लगा आपका कार्बन यहाँ पे भी कितना आ रहा है 9.74, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 38.91, और यहाँ पे कॉपर कितना आ रहा है 51.35। इसने कहा ये तो वही परसेंटेज है जो नेचुरल फॉर्म में आती है। तो इसका मतलब ये पता लगा कि अगर इस दुनिया में कोई भी कंपाउंड बनेगा उसका मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब आप बोलोगे मास का रेशियो कहाँ से आया, समझ में आ रही बात है? एक एक शब्द समझा रहा हूँ। अब आप सोचोगे मास का रेशियो कहाँ से आएगा भैया। एक बात बताओ, जब आप कॉपर की परसेंटेज निकालोगे तो आप रखोगे किसका वजन, कॉपर का वजन डिवाइडेड बाय उसका टोटल वजन, यही तो करोगे, और इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो एक बात बताओ ये क्या है, इसको रेशियो तो बोलते हैं। तो ये रेशियो यहाँ पे क्या है, नेचुरल में भी वही है और यही रेशियो आपका सिंथेटिक में भी है। वो इस रेशियो की बात कर रहा है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? और ये रेशियो किसको लेके करा आपने, वजन को लेके। ये क्या लिया हुआ है, ये ऊपर क्या है, वजन है कॉपर का। ये क्या है, पूरे कंपाउंड का वजन है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो नेचुरल मिल रहा हो चाहे वो सिंथेटिक मिल रहा हो, उसका जो रेशियो है बाय मास या बाय वेट वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है ना। द मास ऑफ एनी कंपाउंड आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको। मैंने पहले भी एक बार पढ़ाने की कोशिश करी थी उस एग्जांपल को, पानी। ठीक है ना। पानी का मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का वजन होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे यहाँ पे 2, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16। तो मतलब इस पानी का टोटल वजन कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। तो मैंने कहा पानी कितना है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू में 100 कर दूँ, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब 2 1 2, 2 9 18, और ये बचेगा भैया 9 1 9, फिर दोबारा 10, 9 1 9, फिर दोबारा 10, तो डेट मीन 11.11%। आई बात, समझ में नहीं आई? हमने कहा ऑक्सीजन का वजन निकालो भैया, ऑक्सीजन कितना जाएगा 16/18 इंटू 100, तो जाएगा भैया 2 8 16, 2 9 18, दैट इज योर 11.11। ये कितना हो जाएगा 88.88% के आसपास। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो मतलब ये इसका परसेंटेज है और ये इसका परसेंटेज है पानी के अंदर। मतलब अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन की बात की जाए तो वो 11.1 होता है, और ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो 88.88% होता है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये पानी अगर टंकी का हुआ तो क्या इसका कंपोजिशन बदल जाएगा? पानी तो अभी भी उसमें H जो है 11.11% रह जाएगा, और ऑक्सीजन जो है आपके पास 88.88% रह जाएगा। यही पानी अगर नाले का हो तो क्या इसका कंपोजिशन बदल जाएगा? नहीं। पानी तो पानी है भैया, पानी तो अभी भी H2O कहलाएगा। पानी के अंदर हाइड्रोजन तो अभी भी 11.11 आएगा, ऑक्सीजन अभी भी 88.88 आएगा। तो कह रहा है इसी को तो भाई लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोल रहा हूँ, कि पानी चाहे इस दुनिया में कोई सा भी ले लो, उसका मास का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है। वो हमेशा उसी रेशियो में उसी मास के हिसाब से आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। एंड दिस लॉ इज नो एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई बात, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब इस दुनिया में आप चाहे किसी भी दुनिया में हो, कोई सा भी कंपाउंड अगर आप बनाओगे तो उस कंपाउंड का मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहने वाला है। कोई दिक्कत? चले अगले लॉ पे, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। काफ़ी स्कूलों में पूछे जाने वाला लॉ और बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता बच्चों को, तो कोशिश करते हैं आपको वो चीज़ भी समझाने की। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट तो पढ़ लिया हमने। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ही प्यारा लॉ है, समझना भी आसान है। दिया कितना था, डाल्टन जी ने ये लॉ दिया था। कौन से साल में दिया था? हमारे 1803 में। ठीक है भाई, डाल्टन जी ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 1803 में। तो देखिए भाई कितना प्यारा लॉ है और क्यों आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत होती है। अब ध्यान से समझना। वो कहता है आप किसी भी एलिमेंट की मदद से आप कंपाउंड तैयार करते हो। हमने कहा बिल्कुल तैयार करते हैं भाई, पढ़ाई ही इसी चीज़ की है, केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब रिएक्शन कराएंगे, अपना प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका कंपाउंड बनके रेडी होगा। हमने कहा ठीक है कंपाउंड बनके रेडी होगा, पर एक बात बताओ कंपाउंड बनाए कैसे? बनाए कैसे? हमने कहा बनाते जैसे बनाते वैसे बनाओ। तो उसने कहा देखो भाई, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपके डाल्टन जी ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मेरे पास H2 प्लस O2 को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? H2O बन जाएगा।
वो अलग बात है, रिएक्शन अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। बैलेंस करूँ तो यहाँ पे लग जाएगा 2 और यहाँ पे लग जाएगा आपके पास 2, कोई दिक्कत, ठीक है ना। लग सकता है 1/2, पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए वहाँ से 1/2 नहीं लिख रहे, चल रहे नॉर्मल 1 लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। समझ में आई बात। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन का कितना वजन इस्तेमाल किया, 4 ग्राम। भाई एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1, 4 हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का वजन कितना इस्तेमाल किया आपने, 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16 ग्राम, तो इसका कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। पानी का टोटल वजन होता है 18 ग्राम, तो 2 पानी के वजन का कितना ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम। आपका आंसर हो गया 36 ग्राम। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आया, ऐसे करो इन्हीं एलिमेंट को इस्तेमाल करके कुछ और बनाओ। क्या बोला मैंने, इन्हीं एलिमेंट का इस्तेमाल करके कुछ और बनाओ। तो आपने कहा ठीक है भैया, जैसा आप बोल रहे हो, आप ऐसा करो H2 और O2 को डायरेक्ट जोड़ दो। हम लोग क्या बना देते हैं भैया, H2O2 बना देते हैं। क्या बनाते हैं, H2O2। मैंने कहा देखा देखा सा लग रहा है, ये होता क्या है, तो हमने कहा नाम दे देते हैं इसको। तो बोलते हैं भैया पानी, जिसको हम लोग पी सकते हैं डिस्टिल वगैरह करके। और ये होता है भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आगे पढ़ोगे पेरोक्साइड के बारे में, पर फिलहाल के लिए ये हमारे पीने योग्य नहीं है, ठीक है ना, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है ये। तो हमने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मैंने कहा अब एक बात बताओ, जो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, कायदे से जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या वो बिल्कुल हूबहू सेम है, बिल्कुल सेम है। ऊपर H2 इस्तेमाल किया, नीचे भी H2 इस्तेमाल किया, ऊपर का O2 इस्तेमाल हुआ है, नीचे भी O2 इस्तेमाल हुआ है। भैया आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा बात तो सही है। मैंने कहा नीचे वाले में कितना वजन इस्तेमाल हुआ, भैया इसका तो वजन है हमारे पास 2 ग्राम और इसका वजन कितना है 32 ग्राम। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। तो हमने बोला भैया आप लॉ पढ़ा रहे थे क्या, आप ग्राम 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 लगे पड़े हो। मैंने कहा लॉ तो हो गया पूरा, डेफिनेशन सुनाता हूँ लॉ के हिसाब से। देखो, जब कभी भी, डल्टन क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, जब कभी भी किसी भी एलिमेंट से जो एक प्रोडक्ट बना चुका है, उसी के सेम एलिमेंट के इस्तेमाल से जब डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें एक का मास आपको फिक्स रखना पड़ेगा, तो दूसरे का मास ऑटोमेटिकली सिंपल रेशियो में बदल रहा होगा। किस में बदल रहा होगा, सिंपल रेशियो में। अब समझो बात को, क्या आपने अपने इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में इसका वजन फिक्स रखा हुआ है, ऊपर भी 32 ग्राम था, नीचे भी 32 ग्राम, मतलब आपका एक एलिमेंट फिक्स्ड है। क्या आपके दूसरे एलिमेंट ने अपना वजन बदला, बिल्कुल बदला भैया। एलिमेंट सेम था पर वजन बदला। कितना बदला, पहले भैया वजन 4 हुआ करता था, अब वजन 2 इस्तेमाल हो रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। और ये 2:1 को बोलते हैं सिंपल रेशियो। क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो। तो इसी को जब इंग्लिश में बोला गया दैट व्हेन वन ऑफ द एलिमेंट इज फिक्स्ड इन इट्स मास एंड अदर इज चेंजिंग, द चेंज इन इट्स मास इट्स बाय सिंपल रेशियो। मतलब जब एक एलिमेंट को आप एक मास से फिक्स कर दोगे और दूसरे एलिमेंट को बदल के एक नया प्रोडक्ट बनाओगे, तो उसके मास का बदलाव कैसा होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। किस में होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब आप मल्टीपल प्रोडक्ट तो बना रहे हो, पर उसका जो प्रोपोर्शन चल रहा है, एक चीज़ को फिक्स रखने पे, एक चीज़ को फिक्स रखने पे जो प्रोपोर्शन चल रहा है, वो एक सिंपल रेशियो में चल रहा है। किस में चल रहा है, सिंपल रेशियो में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो हमारे पास एक एग्जांपल और देता हूँ, देखो, ठीक है ना, फिर तुम्हें डेफिनेशन और अच्छे से क्रैक हो जाएगी। आपने कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा सबने, चलो कार्बन डाइऑक्साइड आज बनाते हैं। मैंने बोला ये रहा कार्बन, ये रहा O2, क्या बन गया, CO2 बन गया। एज सिंपल एज दैट। कार्बन का वजन होता है 12, ऑक्सीजन का वजन कितना हो गया 32, और CO2 का वजन कितना हो गया 44। हमने कहा भैया मज़ा नहीं आया, कार्बन और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से कुछ और बनाओ, मतलब मल्टीपल चीज़ें बनाओ। मैंने कहा भाई मल्टीपल चीज़ बना दूंगा पर एलिमेंट सेम इस्तेमाल करूंगा। आपने कहा ठीक है, आप एलिमेंट सेम इस्तेमाल कर लो। तो हमने बोला एलिमेंट सेम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा लो जादू दिखाता हूँ तुम्हें, कार्बन लो, ऑक्सीजन का आधा इस्तेमाल करो, आपको मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। वजन कितना है भैया, 12 ग्राम इसका वजन है, इसका कितना हो गया भैया, आधा हो चुका होगा 16 ग्राम, और ये कितना हो चुका है भैया 12 और 16 कितना हो गया, 12 और 16 10 26 28 ग्राम, कितना हो गया ये 28 ग्राम हो गया। आई बात समझ में नहीं आई। हमने कहा ठीक है, क्या चीज़ है, तो कह रहा भैया लॉ वाली बात कि अगर आपको ये लॉ लगाना है तो सेम एलिमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हुए दिखना चाहिए। सेम एलिमेंट
CO2 बना रहा है और सेम एलिमेंट CO बना रहा है, मतलब बात पूरी कर दी। सेम एलिमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता हुआ दिखना चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट अपना मास एक सिंपल रेशियो में बदलता हुआ नजर आएगा। तो दूसरा एलिमेंट अपना मास एक सिंपल रेशियो में बदलता हुआ नजर आएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2:1। बदला या नहीं बदला? समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट when more than one type of products are formed with the help of same elements and the mass of one element is fixed, then the change in mass of other element is in simple whole number ratio। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है समझ में आया? कोई रटने वाली बात तो नहीं लगी आप लोगों को? आपके पेपर में आएगा तो एग्जाम्पल से समझा सकते हो, ठीक है ना? एग्जाम्पल पर पकड़ में भी आ जाएगा कि एक ही एलिमेंट अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हुए नजर आ रहा है और उसमें से एक का वजन भी हमें सेम दिख रहा है, मतलब क्या लगा रहा है वो? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा रहा है वहाँ पे। कोई दिक्कत? हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा चलो ठीक है, हमने कितने लॉ पढ़ लिए बच्चे? हमने 3 लॉ पढ़ लिए। एक था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दैट मीन कि इस दुनिया में किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करो, चाहे नेचुरल या सिंथेटिक, उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहने वाला है। और तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर सेम एलिमेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें से एक एलिमेंट अपना वजन अगर सेम रखेगा तो दूसरा एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशियो में अपने मास बदलेगा, और वो रेशियो हमेशा सिंपल होगा। किस में होगा? सिंपल होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? अब हमारे पास जो चौथा लॉ आ रहा है वो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला लॉ नहीं है, एक सिंपल सा लॉ है जिसका नाम है आपके पास गे-लुसेक्स लॉ, ठीक है ना? गे-लुसेक लॉ। देखिए भाई, अब ये गे-लुसेक लॉ क्या कहता है? पहली बात तो कान खोल के दिमाग में डाल लीजिए, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ प्योरली गैसेस के लिए है। किसके लिए? गैसेस के लिए। कोई सॉलिड नहीं, कोई लिक्विड नहीं, सिर्फ किस पे काम करेगा? गैसेस पे। तो दिस लॉ इज प्योरली एप्लीकेबल टू गैसेस। दिस लॉ इज प्योरली एप्लीकेबल टू गैसेस। ये प्योरली एप्लीकेबल है किसके ऊपर? गैसेस के ऊपर। हमने कहा ठीक है भैया गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो कि ये गैसेस पे एप्लीकेबल है? मैंने बोला मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपने लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन पढ़ा, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जितने नाम बोल लो उतने नाम कम है। डेफिनेट का मतलब भी होता है सटीक, फिक्स का मतलब भी होता है वही सटीक जो फिक्स है, डेफिनेट का आपके पास क्या कहते हैं कांस्टेंट का मतलब भी वही चीज़ जो बदल नहीं सकती। तो तीनों शब्द एक ही है, आपका मास्टर किस किस रूप में बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमने बोला ठीक है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ये एक तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स प्रोपोर्शन है। मैंने कहा एक चीज़ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड या फिर डेफिनेट, किसी भी नाम से बोल लो, तीनों मतलब एक ही थे या नहीं थे? हमने बोला हाँ भैया थे, और ये लॉ तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ये तो उन्होंने दिया था, जोसेफ एल प्रॉस जी ने दिया था। मैंने कहा हाँ। कह रहे उन्होंने वो कॉपर वाला एग्जांपल किया था। हमने कहा हाँ, जिसमें वो नेचुरल भी किया था और सिंथेटिक भी करा था, उसके मास का रेशियो सेम आ रहा था। उन्होंने बोला था फिक्स्ड मास में जुड़े हुए होते हैं चाहे कंपाउंड कैसे भी बने। कह रहा वो यही तो कह रहा है, वहाँ पे चीज़ें सॉलिड्स पे थी। वो यही बात है गे-लुसेक किसके लिए कह रहे हैं? गैसेस के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी गैस आपस में कंबाइन करती है एक नई गैस को जन्म देने के लिए, दैट मीन एक नए प्रोडक्ट देने के लिए, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है, क्योंकि गैसेस के पास वजन थोड़ी ना है, गैसेस के पास तो वॉल्यूम है ना घेरने के लिए। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो बात तो घूम फिर के वही होगी, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो। पहले कान जोसेफ एल प्रॉस ने पकड़े मास बोल के, अब यही कान आपके गे-लुसेक पढ़ रहे हैं ऐसे वॉल्यूम बोल के, पर बात तो एक ही बोल रहे हैं कि देखो क्या बोल रहे हैं। मान लो आपके पास H2 क्या था? गैस था भैया। हमने कहा भैया O2 क्या है? भैया गैस है E भी हमारे पास। तो ये क्या बनाएगा भैया? H2O बनाएगा। कौन सी फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। पानी के वेपर बनेंगे फिर तो। अब भैया पानी के वेपर बन रहे हैं तो मान लेते हैं हमारे पास अगर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर दोगे यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से मान लेते हैं आपने इसका एक वॉल्यूम लिया। कितना वो लिया? एक वॉल्यूम लिया। साफ नजर आ रहा है पानी। क्या ऑक्सीजन पूरा इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग? नहीं, आधा इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो आपने इसका कितना वॉल्यूम लिया? हाफ वॉल्यूम लिया। तो यहाँ पे बदले में आंसर भी कितना मिल रहा है? 1 वॉल्यूम मिल रहा है। तो वो यही तो कह रहा है कि आपके पास जो ये वॉल्यूम है ये फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड है। कहने का मतलब अगर मैं कल को बोल दूं कि हाइड्रोजन जो है 10 लीटर इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से O2 कितना आएगा? 5 लीटर।
समझ में आ रही है बात? ये बदल नहीं सकते। ये नहीं कहोगे भैया ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, आप लो 1000 लीटर लो। भाई 1000 लीटर का करूंगा क्या, जोड़ूंगा कैसे? चीज़ें तो फिक्स्ड रेशियो में जुड़ी हुई है ना। और यही फिक्स्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट तो हमें जोसेफ एल प्राउस ने पहले ही पढ़ा दिया था, पर वो बढ़ा रहे थे हमारे लिए मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन के लिए। तो वही बात आपके गेल उसे कहते हैं कि गैसेस भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के वॉल्यूम में जुड़ती है, जिससे वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट लेके आती है। और क्योंकि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दैट दिस लॉ इज नथिंग एल्स, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओनली। ये भी एक प्रकार का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है। बस ये किस पे लागू होता है? गैसेस पे। वहां पे अगर आप मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात करते हो, किसके? मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात करते हो, तो यहां पे किसकी बात करनी है आपको? वॉल्यूम के फिक्स्ड प्रोपोर्शन की। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात या नहीं आ रही है? आई बात समझ में? इस चीज़ के बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगी जब आप पढ़ लोगे नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिन्होंने हल्का फुल्का मोल्स अपने 10th में पढ़ा होगा, जो ICSE वाले बच्चे होंगे उनको हल्का सा पता होगा, जो कि आगे लिखा हुआ होता है नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स को। समझ में आई बात? तभी तो हम देख के बता रहे थे, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 का क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो इसीलिए जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तब आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आया इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी यही बोला कि अगर आप गैसेस को, देखिए ना, अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप गैसेस बोलना ज़रूरी है क्योंकि लॉ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, कि अगर आप गैसेस को आपस में जोड़ोगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही जुड़ेगा, जिसका आपको आंसर हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन का वॉल्यूम ही मिलने वाला है। जैसे मासेस का था कि अगर आप नेचुरल बात कर लो चाहे सिंथेटिक बात कर लो, मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है, मास का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहने वाला है। ऐसी वॉल्यूम का प्रोपोर्शन यहाँ पे फिक्स्ड रहने वाला है। समझ में आई बात? मतलब अगर H2 1 आएगा तो O2 आधा आएगा, H2 10 आएगा तो ये 5 आएगा, ये 20 आएगा तो ये 10 आएगा, ये 50 आएगा तो ये 25 आएगा। फिक्स्ड ही तो है, ये फिक्स्ड ही तो है। आपको तभी तो बोल पा रहे हो ये इतना तो ये इतना, ये इतना तो ये इतना। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ हाँ, H2 मैं कहता रहा हूँ, ये आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इसके आगे कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1। तो हमने 1 के हिसाब से 1 वॉल्यूम माना है। आप जो बोल दो मैं वो कर दूंगा। आप बोलोगे भैया 1 नहीं, आप इसका 100 ले लो मैं 100 वॉल्यूम ले लेता हूँ। तुम खुद बताओ, जब ये 1 मोल था, मोल आप आगे पढ़ोगे, मैं फिलहाल मैं शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये 1 मोल है, मतलब क्वांटिटी में ये 1 लिया गया है। तो जब ये 1 लिया जाता है तब ये कितने लिया जाता है? आधा। तो अगर आप इसको 100 वॉल्यूम लोगे, ठीक है ना, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 50। तो 100 को 50 से डिवाइड करें, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1/2। तो देखो रेशियो क्या बन गया? 1/1/2। स्टार्टिंग में कितना था? 1/1/2। यहाँ कितना था? 1/1/2। तो वो यही तो समझा रहा है, वॉल्यूम कितना भी ले लो, होना ये एक दूसरे का फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही है। इसलिए मैंने कहा जब मोल्स कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो ये और अच्छे समझ में आएगा। अभी तुम बिना मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ रहे हो आप ये लोग NCERT के हिसाब से, कोई दिक्कत? चले अपने आखिरी लॉ की तरह, दैट इज़ योर एवोगैड्रो लॉ। और इस तरीके से आपके सारे लॉस क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना? आइए भाई, अब एवोगैड्रो लॉ भी बहुत बढ़िया लॉ है, पर अगेन इस लॉ को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के बिना पढ़ रहे हो। और मोल कॉन्सेप्ट NCERT के अकॉर्डिंग अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो जिस दिन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आनी लग जाएगी। तो देखिए भाई, अब ये हमारे पास क्या है मोल कॉन्सेप्ट में, क्यों कह रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट जरूरी है? तो हमारा आखिरी लॉ दैट इज योर एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना? एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ में हमें भैया ऐसा क्या है कि आप कह रहे हो नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े बिना आप लोग ये काम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा देखो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, 2 मिनट के लिए NCERT को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना? NCERT की बात समझ में आ जाएगी, बट मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये एक चैम्बर है, ये भी एक चैम्बर है, और ये भी एक चैम्बर है। चैम्बर मतलब एक बंद बर्तन है, ठीक है ना? इस बंद बर्तन का जो वॉल्यूम है, मुझे से क्यों मत पूछना, क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको अभी क्या कर रहा हूँ, एवोगैड्रो लॉ समझा रहा हूँ। मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एवोगैड्रो लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो उस लॉ को लॉ की तरह समझने की कोशिश करना। मैं बस इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। NCERT में थोड़ा सा वो एग्जाम्पल जो लिया हुआ थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मैं बहुत आसान एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। देखिए भाई, यहाँ पे मैंने कौन सी गैस डाल दी? H2 गैस। कौन सी गैस भरी हुई यहाँ पे? H2 गैस। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने कौन सी गैस भरी हुई आपकी? O2 गैस। बताओ कोई दिक्कत?
बताइए भाई, कोई दिक्कत? और यहाँ पे मैंने आपकी भर दी CO2 गैस, कोई दिक्कत? अब देखो भाई, आप मुझसे ये भी पूछ सकते थे भैया आपने यही 3 गैसेस क्यों ली? सिंपल याद है, हर बात का जवाब दूंगा भाई, ठीक है ना। मैंने ये 3 गैसेस इसलिए ली, अगर आप H2 का वजन निकालोगे, इसका वजन आएगा 2 ग्राम, इसका वजन कितना आएगा 32 ग्राम, और इसका वजन कितना आएगा 44 ग्राम, 44 ग्राम। क्या तीनों गैसेस जो है एक दूसरे से भारी है? H2 से भारी O2 है, O2 से भारी CO2 है। मतलब आप मुझसे ये नहीं कह सकते। अब जिस एग्जाम्पल को समझा के मैं आपको लॉ समझाऊंगा, अब आपके दिमाग में ये बात चली जाएगी कि गैसेस चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, सब जगह ये लॉ एप्लीकेबल होगा। समझ में आई बात? पहली बात क्या दूर करी मैंने आपकी, कि ये लॉ हर प्रकार की गैस में एप्लीकेबल होता है, चाहे गैस हल्की हो चाहे गैस भारी हो। आई बात समझ में? हमने कहा ठीक है, आपने इन्हें चैम्बर में रख दिया। क्यों रखा? मैंने कहा इन चैम्बर का वॉल्यूम है 22.4 लीटर का। कितना? 22.4 लीटर। ये चैम्बर भी कितने लीटर का है? 22.4 लीटर का है। ये चैम्बर भी कितने का है? 22.4 लीटर का है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो तीनों चैम्बर का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है। अब क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, एक छोटी सी वैल्यू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कृपया करके उसको समझने की कोशिश करना। प्रूफ बाद में आएगा, बस समझने की कोशिश करना। ऐसा कहा गया है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर आप लोग 22.4 लीटर को नाप लेते हो, किसी भी गैसेस को 22.4 लीटर नाप लेते हो, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो एटम की संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब एवोगैड्रो नंबर की जितनी। इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर किसी चीज़ को आप इतना नाप लेते हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा इतने आएंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अब तुम खुद बताओ, ये गैस आपने कितनी ली? 22.4 लीटर चैम्बर में ली, पूरी ठूस दी होगी, तो पूरे ठूसने के बाद इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6022 इंटू 10 की पावर 23 होंगे, नहीं होंगे? हमने कहा हमने तो O2 को भी ठूस दिया, 22.8 ठूस दिया, कितने पार्टिकल होंगे? हमने कहा अरे हमने तो CO2 को भी ठूस रखा है 22.4 में, उसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे? तो यही तो एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो जी क्या बोलते हैं कि अगर आपके डिफरेंट गैसेस को एक फिक्स्ड वॉल्यूम में लिया जाए तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स्ड आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। वॉल्यूम फिक्स रखोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स्ड आएंगे। आ रही है बात समझ में? इस टॉपिक को आप अपने हिसाब से भी बना सकते थे। आपने मान लो आपने एवोगैड्रो नहीं पढ़ना, आपने बोला भैया मेरे हिसाब से 1 लीटर के अंदर 1000 पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1000 पार्टिकल्स होते हैं। तुम्हारी मनगढ़ंत है, हाइपोथेटिकल बातें। तो हमने बोला ठीक है, हमने ये भी कितना लिखा हुआ है? 1 लीटर। ये भी कितना रखा? 1 लीटर। ये भी कितना रखा? 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1000। तो ये भी 1 लीटर भरा हुआ है, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है? इसके अंदर कितने होंगे? और इसके अंदर कितने होंगे? तो यही तो लॉ है। When the gases are kept in a fixed volume, then the number of particles of all the gases will be same irrespective of their masses. आई बात समझ में? क्या नहीं आई? कोई डाउट किसी को? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने चारों के चारों लॉस कवर कर लिए, ठीक है ना। हमारे पास 5 लॉस थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको आप कांस्टेंट या फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हो। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर गे-लुसैक लॉ विच वाज प्योरली एप्लीकेबल टू गैसेस, एंड योर एवोगैड्रो लॉ एज वेल, जो कि किस पे एप्लीकेबल होता है बच्चे? गैसेस पे एप्लीकेबल होता है। अब एक बात जो आप लोगों ने नोट करके रखनी है, क्योंकि आप लोग जो ये एवोगैड्रो लॉ है और गे-लुसैक लॉ है, कौन कौन सा? ये आपका जो गे-लुसैक लॉ है और आपके पास आपका एवोगैड्रो लॉ जो है, एवोगैड्रो लॉ जो है, ठीक है ना, एवोगैड्रो लॉ जो है, ये दोनों के दोनों किसके ऊपर है बच्चे? ये दोनों के दोनों गैसेस के ऊपर है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि क्योंकि ये लॉ गैसेस के ऊपर है, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर है और यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है, पूरा लेते हैं, यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है और यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चे? फिक्स्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए।
आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर टेम्परेचर में या प्रेशर में बदलाव आया तो गैसेस के नेचर में बदलाव आएगा, गैसेस के नेचर में बदलाव आया तो आपकी ऑब्जर्वेशन में बदलाव आएगा, और आपकी ऑब्जर्वेशन में बदलाव आया तो आपका लॉ पूरा नहीं हो पाएगा, लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। तो लॉ को अगर फॉलो करवाना है तो पहले तापमान और प्रेशर को कांस्टेंट करिए, फिक्स्ड करिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई को लागू करिए, आपको हमेशा ये लॉ फॉलो होता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपके सारे के सारे लॉज खत्म हो गए। फाइनली अब हम चैप्टर में उस हिस्से पे आ चुके जहाँ पे आप एटम के बारे में पढ़ना शुरुआत करोगे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ोगे, रिलेटिव मास आएगा, मास परसेंटेज आएगा, फॉर्मूला मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। ये यहाँ तक के इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आप आ जाओगे स्टोइचियोमेट्रिक में, और फिर मोलैरिटी एंड लास्ट में फिर आपका चैप्टर खत्म। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हो सकता है हम जल्दी वीडियोस कवर करके सारे की सारी वीडियोस लेक्चर आपको देके यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दे जल्दी से, आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी हम जल्दी से यहाँ पे आपको लाने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? खत्म करें यहाँ पे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर।